गया है, क्योंकि आज भी जितने भी लोग शहर में बैठे हैं ये मैक्सिमम 2 या 3 पीढ़ी के लोग हैं जो शहर में आए हैं। उससे पहले ये सारे के सारे गांव के हैं। तो मैं गांव के समाज की बात करता हूं। जिसको हम शहर कहते हैं ये कोई समाज नहीं है, ये कॉलोनी है। इसलिए इसमें से समाज के गुण ढूंढने जाओगे तो वो मिलेंगे नहीं। तो अगर समाज को परिभाषित करना है वो गांव से होगा। तो गांव में समाज का अर्थ होता है जहां 36 बिरादरी, 18 वर्ण, 72 कलाओं के जानकार एक साथ समन्वय से रहते हैं, वो समाज होता है। मेरी बात समझ में आई? समाज की परिभाषा क्या है? जहां 36 बिरादरी, 18 वर्ण, 72 कला, और जिनको शास्त्रीय शब्दों में 4 वर्ण कह दिया जाता है, यही 4 वर्ण जब थोड़े फैलाए जाते हैं तो ये 18 निकलते हैं। इनको थोड़ा और सूक्ष्मता से फैलाते हैं तो ये 36 निकलते हैं। उनको और थोड़ा फैलाया जाता है तो ये 72 निकलते हैं। कला के रूप में ये 72 निकलते हैं, बिरादरी के रूप में ये 36 निकलते हैं, वर्ण के रूप में ये 18 निकलते हैं, और वो उपनिषदिक व्याख्या के रूप में मोटी मोटी कैटेगरी में 4 निकलते हैं। ये चारों अगर साथ में रहते हैं समन्वय के साथ तो समाज है। इसमें से एक की भी कमी है तो वो समाज नहीं बनता। मैं अपने गांव से मैं जानता हूं, हमारा गांव तकरीबन 150 साल पहले बसा था। हमारे गांव में एक भी, सारे के सारे केवल ब्राह्मण। तो मुझसे पूछते हो कि तुम्हारी जाति क्या है, मैं कहता हूं ब्राह्मण। गोत्र क्या है, मैं कहता हूं विशिष्ट। काम क्या करते हो, मैं क्या किसान। क्योंकि हमारे गांव में तो गांव में किसानी किसको करनी पड़ेगी? किसान को। अच्छा, तो मेरे पिताजी क्या काम करते थे? वो प्लम्बर थे। प्लम्बर थे वो। प्लम्बर का मतलब वो ट्यूबवेल भी लगाते थे, वो बोरिंग भी करते थे, वो पानी की व्यवस्था भी करते थे। तो वर्ण के रूप में मैं क्या हूं? ब्राह्मण। क्या यानी वर्ण के रूप में मैं ब्राह्मण हूं, राइट। समुदाय के रूप में क्या हूं? किसान, राइट। जाति कर्म यानी प्रोफेशन के रूप में क्या हूं? किसान। और कला के रूप में क्या हूं? प्लम्बर। यस और नो? तो हमारे ही गांव में एक दूसरा जो बाजू वाला परिवार है वो सेना में जाके भर्ती हो गया तो वो क्षत्रिय हो गया, राइट। हमारे गांव में एक व्यक्ति था जो कोई भी त्योहार आ जाता था, तो गांव में तो त्योहार सबसे महत्वपूर्ण होता है, और गांव में क्या होता है कि किसी के जन्मदिन हो या शादी हो तो पूरे गांव को खाना खिलाया जाता था। क्या ये रिवायत आज भी नहीं है कि गांव में जब कोई त्योहार होगा तो सबको खाना खिलाया जाएगा और उसमें हर व्यक्ति को आमंत्रित किया जाएगा? यस और नो? होता था ना? तो हम सबको करते थे। अच्छा, खाना कौन बनाता था? बावर्ची। यानी कौन से? ध्यान से, अभी मैं बताता हूं। राज पुरोहित बनाता था खाना, ब्राह्मण खाना बनाता था। मालूम है आपको? तो जो राज पुरोहित है उसका काम होता था खाना बनाना, और परोसना किसका काम था? वो भी उसी का था। तो बड़े परिवारों में, राजाओं के परिवारों में जो उनका खानसामा होता था, जो उनका रसोईया होता था, वो कौन होता था? वो राज पुरोहित होता था, वो ब्राह्मण होता था। इसलिए जब वो खाना परोसता था
तो पहले वो देखता था कि शुद्धि है, शुचिता है कि नहीं है। तो पहले उस पुरोहित का, उस रसोइये का पूजन होता था। यानी मेरे अंदर जो अनाज जाएगा वो भौतिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए, वो भावनात्मक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए, वो सैद्धांतिक रूप से भी शुद्ध होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान है वही रसोइया बनने के लायक है। और आज आपको शायद नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जो रसोइये हैं वो हिमाचल के हैं। और वो जाति के कौन है? ब्राह्मण है। तो ये जितनी मोटी मोटी अर्थों में किताबों में लिख दिया गया है ना, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो समाज क्या है? फिर से कह रहा हूं, शास्त्रीय रूप में 4 वर्ण, व्याख्या में 18 वर्ण, विरादरी में 36 वर्ण और कला में 72 कला। एक भी कला का व्यक्ति अगर गांव में नहीं है वो गांव पूर्ण नहीं होता था। मान लीजिए आपके गांव में लोहार नहीं है तो किसान क्या करेगा? क्षत्रिय क्या करेगा? किसान क्या करेगा? और जो कड़िया है वो क्या करेगा? और जो मोची है वो क्या करेगा? सबको चाहिए। यस और नो? अगर गांव में मोची नहीं है तो क्या होगा? चमार नहीं है तो क्या होगा? तो आपको याद होगा कि जब पुराने जमाने में किसी गांव में किसी एक विरादरी या कला के व्यक्ति नहीं होता था तो हम क्या लूटने जाते थे? उनको चढ़ाई करते थे, चलो पूरे के पूरे इकट्ठे हो। स्त्रियों को तो चलो लूट लेके आते थे, पर कलाकार को क्या करते थे? कैसा सम्मान? हेलो, पूरा गांव के जो मूल प्रतिनिधि है वो इकट्ठे होकर उस गांव में जाते थे और उस गांव से आमंत्रण करते थे, उस पूरे समाज से याचना करते थे कि हमें कुछ परिवार दे दो और हम उसका भरण पोषण, मान सम्मान और उनकी पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं। कई बार तो हाथी पे लेके जाते थे, घोड़े पे लेके आते थे। यस और नो? ये तरीका था भारत के समाज का, राइट? तो एक भी कला अगर कम होगी तो समाज बनता नहीं है। तो जब वो ऐसा था जिसमें 72 कला को जानने वाले लोग थे, विरादरियों के ऊपर आते हैं तो एक ही वर्ण के अंदर, अब वर्ण को थोड़ी परिभाषित कर लेते हैं। जो ज्ञान का काम करते हैं उसको हमने ब्राह्मण कहा। पुरोहिती उसका एक पार्ट है, पढ़ना पढ़ाना उसका एक पार्ट है, रिसर्च उसका एक पार्ट है, ज्योतिष उसका एक पार्ट है, तीज त्योहार उसका एक पार्ट है, काल गणना उसका एक पार्ट है, पूजा पाठ एक पार्ट है, राइट? तो जो ज्ञान का काम करेगा, कानून भी उसका एक पार्ट है, ग्रंथों को अध्ययन करना, उसको संचित करना उसका एक पार्ट है, उसको लिख के अगली पीढ़ी तक पहुंचाना उसका एक पार्ट है। इसलिए ब्राह्मणों में इतनी अलग अलग विविधता पाई जाती है, परंतु मेन कॉमन लिंक क्या है? जो ज्ञान से अपना जीवन यापन और अर्जन करते थे, जो पूरे समाज में ज्ञान को पैदा करने का, ज्ञान को बांटने का, ज्ञान की रक्षा करने का, ज्ञान को सजोने का जो काम करेगा उसको हमने ब्राह्मण कहा। पर ब्राह्मणों ने के अंदर भी कमीने तो होंगे, क्योंकि खेत में अकेली फसल थोड़ा उगती है, खरपतवार भी उगता है। और तो खरपतवार हर जाति में, हर संप्रदाय में उगेंगे। यस और नो? होंगे कि नहीं होंगे? अब वो किसी खरपतवार ने बोल दिया कि उसने क्या किया कि अपने जिम्मेवारी को सेकेंडरी कर दिया, अपने ओहदे को
ऊपर कर दिया तो उसने बोल दिया कि जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है वो ब्राह्मण। मैंने तो आज तक नहीं देखा अपने जीवन में एक भी ब्राह्मण होते हुए कि किसी को ब्रह्म का ज्ञान हो। आप में से है कोई ब्राह्मण? आपको है ब्रह्म ज्ञान? अगर है तो दो। हाँ, ज्ञान का काम करते हैं, कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई वेदी होता है, कोई द्विवेदी होता है, कोई त्रिवेदी होता है, कोई चतुर्वेदी होता है, कोई ठाटापात होता है, कोई पुजारी होता है, कोई पुरोहित होता है, कुछ ना कुछ करते हैं। यहां तक कि खानसा में भी होते हैं, जैसे हिमाचल में होते हैं, उसको बोटी बोलते हैं, बर्तन भी उनके पास होते हैं। दूसरा, जो रक्षण का काम करे वो क्षत्रिय है। आप में से कितने मराठा हैं? आप वैश्य हो कि क्षत्रिय हो? जो मराठा हैं, अच्छा, पाटिल कितने आप में से? आप क्षत्रिय हो या वैश्य हो? चलिए दोनों में अंतर करता हूं। जो रक्षण का काम करे वो क्षत्रिय है, और जो उत्पादन का काम करे वैश्य। और उत्पादन का काम करने वाला, जिसको 72 कलाओं में से कोई भी 1 से 2 कला आती हैं, वो वैश्य। राइट? अगर हम बोलेंगे कि किसान उत्पादक है तो लोहार क्या है, मोची क्या है, बढ़ई क्या है, प्रजापति क्या है, वो सब वैश्य है। तो 72 चमार भी वैश्य है, क्योंकि उसके बिना उत्पादन संभव नहीं है, वो उत्पादन में योगदान करता है। तो जो जो लोग अपनी कला से, अपने ज्ञान से उत्पादन में सहयोगी होते हैं, वो सारे के सारे वैश्य हैं। जो वस्तु का भी उत्पादन करता है और जीव का भी उत्पादन करता है और अन्न का भी उत्पादन करता है, वो सब के सब क्या है? वैश्य। तो ये जो पाटिल हैं, ये जो पटेल हैं, ये जो जाट हैं, ये जो कुणवी हैं, ये दोनों में मिक्स है। ये क्षत्रिय भी हैं और वैश्य भी हैं, क्योंकि जब युद्ध छिड़ गया तो हमारे राजा तो मात्र 1000-2000 की सेना रखते थे, वो लाखों की सेना तैनात करके लेफ्ट राइट थोड़ा करवाते थे। वो केवल लॉ एंड ऑर्डर चलाने के लिए, जरूरत के लिए 2000 की, मतलब 1-2000 की सेना रखते थे। और जब युद्ध छिड़ता था तो एक बिगुल बजता था, गांव गांव तक मैसेज जाता था, और फटाफट सब लोग अपनी हल छोड़ के तलवार, भाला, घोड़ा उठाते थे और लाम होके चल पड़ते थे। यस और नो? यही नियम था ना। तो हम लोग क्षत्रियों की भूमिका में भी आते थे, परंतु हुआ क्या कि कालांतर में हमने केवल जो राजा वाले लोग हैं उनको ही क्षत्रियों में रख दिया, और जो बाकी लोग क्षत्रियों की भूमिका में आते थे जरूरत पड़ने पर, उनको भुला दिया। ये यहां से जातिवाद शुरू हुआ। अब मुझे बताइए, शूद्र कौन है? एनीवन? जो सेवा करके अपने जीवन का यापन करता है। राइट? सेवा करके। वो कोई उत्पादन नहीं करता, वो कोई ज्ञान अर्जन का काम नहीं करता, वो युद्ध लड़ने नहीं जाता, सुरक्षा का काम नहीं करता, परंतु वो सेवा का कार्य करके अपना अर्जन करता है। तो मुझे ये बताइए कि आज आप में से कितने गवर्नमेंट सर्वेंट हैं? आप अपना अर्जन किससे करते हैं? सेवा करके। तो आपको कौन से वर्ण में रखा जाए? मैं भी शूद्र हूं। जो सेवा करके अपने जीवन का यापन करे, वो किस में रखा जाता था? शूद्र में।
तो सारे के सारे आज के पढ़े लिखे आईएएस, आईपीएस, जज, मंत्री, संतरी किस में आएंगे? हेलो, मैं भी शूद्र में आऊंगा। पर मैंने 2007 से अपनी सेवा के लिए कोई भी धन स्वीकार करना बंद कर दिया। इसलिए मैं अपने आप को कह सकता हूं कि मैं ब्राह्मण का काम अब कर रहा हूं। उससे पहले मैं शूद्र का काम करता था। शूद्र इसलिए नहीं कि बुरा है, उसका एक रोल है। तो हम शूद्र का काम कर रहे थे, राइट? और जब मैं कहता हूं कि मैं आईएएस आईपीएस को बनाने का काम करता रहा, तो मैं किसको पैदा कर रहा था? क्षत्रिय पैदा कर रहा था, शूद्र पैदा कर रहा था। तो प्रधानमंत्री किस में आएगा? महासेवक, प्रधान सेवक, मुख्य सेवक, ये सब शूद्र। मेरी बात समझ में आई? हमको अपनी समाज को फिर से खुल के अर्थ में देखना है या अनर्थ के तरीके से देखना है? जो किताबों में लिख दिया गया है वो क्या किया गया है? अनर्थ। हाँ, उसके हेतु को देखिए। तो हेतु को नहीं समझेंगे तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जनता सरकार मोर्चा में असली खेती क्या है, असली राजनीति क्या है, असली पैसा क्या है, असली नीति क्या है, असली राष्ट्र क्या है, असली संस्कृति क्या है, असली पर्यावरण क्या है, असली जल जंगल जमीन और जानवर क्या है, असली कर्तव्य क्या है, उसको फिर से समझने का प्रयास है। और उसको स्थापित करने के का जो आह्वान है वो जनता सरकार मोर्चा है। तो जब ऐसा समाज था जिसकी हम बात कर रहे थे, तो भारत की स्थिति क्या थी? मैंने एक बार आंकड़े निकाले। आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कल होगा तो मैं कल जरूर बताऊंगा। आज मैं सरसरी तौर पे बता रहा हूं कि दुनिया का इतिहास जब रिकॉर्डेड किया जाता है, भारत का इतिहास तो करोड़ों सालों से रिकॉर्ड किया जा रहा है। घटनाओं के तौर पे हम 2000 साल से हम जीसस क्राइस्ट से एडीबीसी से हम काउंट करना शुरू करते हैं, है ना? तो 2000 साल पहले पूरी दुनिया में भारत की स्थिति क्या थी, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से? राजनीतिक रूप से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले बुद्ध और महावीर दोनों इस धरती पे विचरते थे। 5000 साल पहले इस धरती पे कृष्ण महाभारत के युद्ध में युद्धरत थे, राइट? 2000 साल पहले भारत पे शक, हूण और कषाण इन वंशों का राज था। यानी मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य आज आके जा चुके थे। अशोक पूरे भारत में बुद्ध धर्म फैल चुका था और वहां से वो चीन में, तिब्बत में, ईरान में, श्रीलंका में, बर्मा में, कंबोडिया में फैल चुका था। तो लगभग 80% जो भूभाग है उसमें बुद्ध धर्म फैला हुआ था। वो अशोक से फैला, उसके बाद कुषाण आए। तो राजनीतिक तौर पे ये हुआ है कि हर 100-150 साल में वंश बदल गए हैं, वंश बदल गए हैं। कभी यहां मौर्यों का राज था, कभी यहां गुप्तों का राज था, कभी यहां शकों का राज था, कभी यहां कुषाणों का राज था, कभी यहां जाटों का राज था, कभी यहां वर्धनों का राज था, कभी यहां पेशवाओं का राज था, राइट? तो राजा लगातार बदलते गए हैं और उनके धर्म भी बदले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य हमारे रिकॉर्डेड इतिहास के पहले महान चक्रवर्ती सम्राटों में मतलब मध्य भारत में माने जाते हैं। उनका धर्म क्या था? एनीवन? वो जैन थे। उन्होंने संधारा करके 42 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए। वो जैन थे। उनके जो पुत्र थे बिंदुसार, वो क्या थे? वो हिंदू थे, हिंदू थे। उनका जो पुत्र है
अशोक, वो कौन है? यानी एक ही परिवार में 3 पीढ़ियों में 3 अलग अलग धर्म हैं। ऐसा केवल मौर्य वंश में हुआ है? हेलो, ऐसा केवल मौर्य वंश में हुआ है? हेलो, कि ज्यादातर वंशों में हुआ है? क्योंकि भारत में जो धर्म है, नीति एक सी है, रीति रिवाज, इष्ट देव बदलते रहे हैं, परंतु नीति शील सब में एक सा है, सत्य अहिंसा एक सा है, यम नियम एक से हैं। यस और नो? वो हिंदुओं में भी वही है, वो बौद्धों में भी वही है, वो जैनों में भी वही है, परंतु उनके पूजा आचरण, देवालय और इष्ट देव बदलते रहे हैं। उसके बाद अगर हम आर्थिक रूप से, तो इतिहास यह कहता है कि भारत में धर्म बदलते रहे हैं। एक ही वंश में कई धर्म अनुयायी रहे हैं। आज आप मणिपुर में चले जाओ, मणिपुर जिस भी कारण से आज फेमस है उसको हम बाद में बात करेंगे। मणिपुर के आप आदिवासियों में घूमो ना, वहां पे उनको बोलो कि तुम्हारा धर्म क्या है, कहता कल मैं बुद्धिस्ट था, आज क्रिश्चियन हूं। हेलो, कल मैं बुद्धिस्ट था, आज मैं क्रिश्चियन हूं। 3 दिन बाद मिलो, आज मैं फिर हिंदू हो गया। जिस पार्टी के लोग जितना मर्जी बड़ा प्रलोभन लेके चले जाते हैं, वो प्रलोभन ले लेते हैं। प्रलोभन कभी धर्म के नाम से जाता है, कभी 5 किलो अनाज के नाम पे जाता है, कभी राम मंदिर के नाम से जाता है। ये प्रलोभन है और ये कभी टिकते नहीं है, और उनको भी पता है। पर कहते कि मूल कौन हो तुम? वो कहता मूल तो मैं आदिवासी हूं, मूल तो मैं मूलवासी हूं। तो इसलिए वो ऊपर का मुखौटा, ऊपर की टोपी बदल लेते हैं, परंतु अंदर से उनका मूल मौलिक वैसा का वैसा रहता है। यस और नो? ये भारत की बड़ी खूबसूरती है। ये टेम्परेरी चीजों को टेम्परेरी महत्व देते हैं। राइट? ये सनातन वस्तुओं को सनातन महत्व देते हैं। राइट? तो जो राष्ट्र हुआ करते हैं वो सनातन नियमों के ऊपर चलते हैं, और जो देश हुआ करते हैं वो टेम्परेरी नियमों के ऊपर चलते हैं। राइट? तो उस समय जब भारत का गांव, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर भारत को पहचानना है, ये धर्मों को साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि धर्म परमानेंट में आएंगे या टेम्परेरी आएंगे? हेलो, ये सनातन में आएंगे? जिसको सनातन सनातन कह रहे हैं वो सनातन में आएंगे? तो सनातन में क्या आएगा? हमारी संस्कृति सनातन में आएगी। तो उस सनातन संस्कृति को पहले समझते हैं, क्योंकि उसको नहीं समझेंगे, उसके अलावा कुछ भी बात करेंगे, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो संस्कृति के रूप में कहते हैं कि हम कैसे जी रहे हैं। संस्कृति क्या है? हम अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ और प्रकृति के साथ कैसे जीते थे, उसके जो शाश्वत नियम हैं उनको हम संस्कृति कहते हैं। तो भारत में समाज के रूप में हम इकट्ठे रहते थे। कितने वर्ण? कितने वर्ण? 18। कितनी बिरादरी? 36। और कितनी कलाएं? 72। क्लियर? तो हर आदमी उपयोगी था। हर आदमी कौन कौन उपयोगी था? चमार, लोहार, बढ़ई, सुथार, बालंद भी उपयोगी था। आपको मालूम है भारत में हर बिरादरी ने राज किया है भारत पे। वालंदों ने, नाइयों ने भी राज किया है। नाइयों का भी वंश हुए भारत में। कौन सा सबसे मशहूर वंश है जो नाई वंश था?
एनीवन? नंदवंश। नंदवंश, जिससे डर के सिकंदर भी वापिस हो गया था, वो नाइयों का वंश था। वो नाइयों का वंश था। तो भारत में चौहानों का राज हुआ है, परमारों का हुआ है, सोलंकियों का हुआ है, चौधरियों का हुआ है। आज किसमें गिनते हो उनको? आज वो SC ST में आते हैं, यस और नो? आज OBC में आते हैं, यस और नो? तो इसलिए इस देश में हरेक के पास अपने गौरवान्वित इतिहास का कोई ना कोई है। तो इसमें किसी को डिनाई नहीं किया गया। जिसमें जो सक्षम था उसने राज किया, यस और नो? इसलिए पुराना भारत राजतंत्र था या गणतंत्र था? हेलो? लोकतंत्र, गणतंत्र कहते हैं। वहां राजाओं को चुना जाता था, राइट? तो एक लंबा इतिहास है। पर मैं ये कह रहा हूं कि आर्थिक रूप से तो हमें भारत को समझना है, भारत की संस्कृति को समझना है, तो जातियों को क्या रखना पड़ेगा? साइड पे। धर्मों को क्या रखना पड़ेगा? साइड पे। किसको महत्व देना है? हम यहां की संस्कृति को देखते हैं, और संस्कृति में सबसे केंद्र में होती है अर्थतंत्र। गरीब समाज की संस्कृति भी अर्थतंत्र, गरीब समाज की संस्कृति भी गरीब हो जाती है। हाँ, तो उस समय भारत का अर्थतंत्र क्या था? तो इतिहास में जितने भी डाटा इकट्ठा किया, ये WHO से लेके UNDP से लेके यूनाइटेड नेशन तक सबने जो डाटा इकट्ठा किया, उस डाटा के मुताबिक आज से 2000 साल पहले 1 AD में भारत की जो GDP थी, GDP का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर पे, पैसे से नहीं, परचेजिंग पावर पे, वो कितने पैसे से अपना जीवन यापन कर पाता है, व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में और देश के रूप में। तो भारत की GDP पूरी दुनिया की GDP का 25 से 26% था। हेलो? पूरी दुनिया का। 500 AD में 25%। जब किसका राज था? जब गुप्त साम्राज्य खत्म हो रहा था, जब वर्धनों का साम्राज्य शुरू हो रहा था, जब भारत के ऊपर हूण आक्रमण कर रहे थे, और भारत का जो केंद्रीय शक और हूण आक्रमण कर रहे थे, और भारत टुकड़ों टुकड़ों में, जो केंद्रीय सत्ता थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रही थी, तब भी भारत की GDP 25% थी। जब भारत 1000 AD, जब भारत के ऊपर अलग अलग जगह पे मुस्लिमों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे, पंजाब, हरियाणा की तरफ, दिल्ली में चौहानों का राज्य था, और बाकी जगह अलग अलग, ठीक है, लगभग 500 से 1000 के करीब छोटे छोटे राज्य थे। उस यानी भारत कितने टुकड़ों में, राज्य व्यवस्था में कितने टुकड़ों में बटा हुआ है? 1000 के करीब में। परंतु भारत की GDP तब भी 24% है। कितने परसेंट है? 24%। 500 साल आगे आते हैं मुगल काल में, जब अकबर का राज था भारत के ऊपर। उस समय भारत के ऊपर मुगलों का, मुगल कौन थे? तैमूर के वंशज। तैमूर कौन थे? किसके वंशज? चंगेज खान के, मंगोल, उनके वंशज थे। वो भारत पे राज कर रहे थे। उससे पहले गुलाम वंश ने भी राज किया। पहले गौरी ने किया, फिर गुलाम वंश ने किया, फिर तुगलकों ने किया, फिर लोधियों ने किया, फिर खिलजियों ने किया, फिर जाके मुगलों का साम्राज्य राज आया। उस समय भी भारत की GDP दुनिया का 24% है। 300 साल तक मुगलों का राज चला। अकबर के बाद
बाबर के बाद, हुमायूं के बाद, उसके बीच में एक और बंदा आया था थोड़े समय के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल वर्मा जी जब बात करेंगे तो वो उसकी बात करेंगे। बीच में आया था शेरशाह सूरी वंश, जिसने बहुत कुछ किया है, बड़े छोटे समय के लिए बहुत कुछ किया है। और उसने जो बदलाव किए भारत में, वो आज भी वह दस्तूर है, और वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे आज के मुद्दे को समझने के लिए। क्योंकि सूरी को समझे बिना आज की जो लोक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको समझा नहीं जा सकता। क्योंकि उसी की व्यवस्था को अकबर ने और पूरे मुगल साम्राज्य ने कंटिन्यू किया। बाबर यहां केवल ताकत हासिल कर पाया था, उसको स्थापित नहीं कर पाया था। हुमायूं उसको गवा बैठा था, फिर भी उसने उसको प्राप्त कर लिया। अकबर को 14 साल की उम्र में युद्ध लड़के फिर से हुमायूं को हरा के मतलब अपना राज लेना पड़ा। परंतु सत्ता को स्थापित किया जाता है व्यवस्था से, न्याय से, अर्थतंत्र से, व्यापार से, कृषि से, सुरक्षा से। वो सारा काम जिस पद्धतियों से हुआ, उसमें शेरशाह सूरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं कह रहा था 300 साल बाद, लगभग 1707 में, जब औरंगजेब का राज था, वो कट्टर था, उसने हिंदुओं पे फिर से जजिया लगा दिया था, जो कन्वर्जन भी कर रहा था। तब शिवाजी यहां लड़ रहे थे, उधर बंदा सिंह बहादुर लड़ रहा था, राइट। और उधर साउथ में हर जगह भारत में मुगल साम्राज्य के खिलाफ, और मुगल साम्राज्य सिमट रहा था। उस समय भी भारत की जीडीपी दुनिया की जीडीपी का 26% था। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद अंग्रेज आते हैं और व्यापारी बन के आते हैं। 1757 में वो पहले जहांगीर के समय में आते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोलते हैं, छोटे छोटे व्यापार की सहूलतें लेते हैं। वो यहां का कीमती सामान, यहां से क्या ले जाते हैं? कपड़े, मसाले, मोती वगैरह वगैरह, और देके क्या जाते हैं? सोना और चांदी। तो जब हम कहते हैं कि भारत में 36-26% तक जीडीपी दुनिया का रहा, कितने साल तक? 1700 साल ज्ञात इतिहास में, कैलकुलेटेड इतिहास में, लगभग 1700 साल तक हमारी जीडीपी, हम दुनिया का सबसे समृद्ध देश थे। और हमारी समृद्धि से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि राजा हिंदू है कि मुसलमान है कि मंगोल है कि जाट है कि जैन है। ये बात क्लियर हो रही है? ये बात क्लियर हो रही है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सारा भारत केंद्रीय सत्ता के करीब है, क्योंकि अशोक ने पूरे के पूरे, जिसको अखंड भारत की कल्पना करते हैं, उस सारे भूभाग में अशोक था। उसके लगभग 40% भाग में, 40-45% भाग में कनिष्क था। उसके लगभग 60-70% भाग में समुद्रगुप्त का राज्य था। उसके लगभग 80% भाग में अकबर का राज था। परंतु ये जो सीमाएं हैं, राजनीतिक सीमाएं हैं, ये बढ़ती घटती रही हैं। कभी भारत पूरे राजनीतिक रूप से एक केंद्रीय सत्ता के नजदीक भी आया है और कभी 1000 भागों में टूटा है, परंतु भारत की समृद्धि और संस्कृति के ऊपर कभी कोई फर्क नहीं आया 1700 साल में। तो इसलिए जिस तरीके से हमको इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उससे भारत को समझा नहीं जा सकता। तो भारत को समझना है वो कौन सी व्यवस्था थी जो राजा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आक्रमणकारी आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चक्रवर्ती आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, धर्म कोई भी आ जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप को वैसी ही अविरत समृद्धि के साथ चलती रहती है।
और पूरी दुनिया का समृद्धि का भी केंद्र है, संस्कृति का भी केंद्र है, ज्ञान का भी केंद्र है और व्यापार का भी केंद्र है भारत, और शिक्षा का भी केंद्र है। वो कौन सी व्यवस्था थी? वो किसी राजा की बनाई हुई नहीं थी, वो किसी धर्म की बनाई हुई नहीं थी। और उसमें किसका योगदान था? संस्कृति का। और संस्कृति का मतलब समाज, हमारी समाज व्यवस्था का। और वो समाज व्यवस्था में किसका योगदान है? राजा का। यहां की सामाजिक व्यवस्था का, जिसको बोलते हैं 4 वर्ण, 18 वर्ण, 36 बिरादरी, 72 कलाएं, उसका है। अब उसकी छोटी सी झलक देके मैं आज का सेशन पूरा करता हूं, क्योंकि थोड़ी देर हो रही है। उस समय भारत का हर व्यक्ति उत्पादक था, क्योंकि उनको कलाएं आती थी। हर व्यक्ति को कम से कम 2 कलाएं आती थी। यस, राइट। जैसे किसान किसानी भी करता था और युद्ध भी लड़ता था। यस, तो उन कलाओं के साथ वो जीता था। तो सारे मिलके उत्पादन करते थे, क्योंकि अगर आपको अमीर होना है तो भारत में समृद्धि का आधार सोना था, चांदी थी, लूट थी, टैक्स था या उत्पादन था। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्पादन प्रधान है। इसलिए सबसे बेहतर जब धंधा बोला गया है, प्रोफेशन बोला गया है, तो खेती को उत्तम माना गया है। कि सबसे उत्तम कौन? खेती। क्योंकि खेती क्या करती है? उत्पादन करती है। किस चीज का उत्पादन करती है? क्योंकि वो एक बीज डालती है और असंख्य बीज पैदा करती है। और पशुपालक, वो एक गाय से शुरू करता है। वो श्वेत केतु की कहानी आपने सुनी होगी। वो एक गाय लेके जाता है और 1000 गाय लेके आता है, राइट। तो पशुपालन और खेती सबसे उत्तम है, क्योंकि वही उत्पादन होता है। तो लोहार क्या करता है? लोहार उत्पादन नहीं करता, रूपांतरण करता है। कुम्हार क्या करता है? वो मिट्टी में रूपांतरण करता है, राइट। कपड़े बुनने वाला क्या करता है? वो कपड़े को पैदा नहीं करता, जो खेत में से उत्पादन हुआ उसका रूपांतरण करता है, राइट। तो ये रूपांतरण की प्रक्रिया है, परंतु उत्पादन में सभी सहयोगी हैं। तो हर गांव में उसका उत्पादन होता था। अब उसी उत्पादन व्यवस्था को हम आज ले लें, जिसमें सारे के सारे 36 बिरादरी वाले सहयोगी थे। यस, इसलिए सबके घर बटे हुए हैं गांव में। अच्छा, जो चमार है वो गांव के बाहर क्यों रहता है? वो छूत है, अछूत है? हेलो। और जो लोहार है वो दूसरे कोने में क्यों रहता है? हाँ, आवाज की वजह से और धुएं की वजह से, और वो अग्नेय काम कर रहा है, अग्नि का काम कर रहा है। अगर थोड़ी बहुत एक्सीडेंट हो गया तो हाँ, और उसको खनन का भी काम करना है। और उसका गांव के अंदर काम बहुत कम है, बाहर काम बहुत ज्यादा है। यस और नो? तो इसलिए उसके बिजनेस की नेचर ऐसी थी जिससे किसी को असुविधा ना हो, इसलिए उस तरीके से उसकी लोकेशन, उसका वस्तु, उसके कपड़े, उसका खान पान, उसका रहन सहन, उसकी मान मर्यादा, उसका सम्मान और उसका योगदान निर्धारित होता था। मेरी बात समझ आ रही है? वो कोई ऊंच नीच की, उसमें एक नियम थे, उसमें एक अनुकूलता और सहयोग का नियम है। तो जब ये सारे के सारे मिलकर उत्पादन करते थे, मैं आज की बात करता हूं, भारत में इस समय 6,40,000 के करीब गांव हैं। ये भी एक बड़ा षड्यंत्र है, ठीक है। मनरेगा में देखोगे तो 10 लाख गांव हैं, स्वच्छ भारत में देखोगे तो 6 लाख गांव हैं, दूसरी योजना में देखोगे तो 5 लाख गांव हैं, इलेक्शन कमीशन में देखोगे तो कितने गांव हैं। तो अलग अलग आलोचना में अलग अलग गांव की संख्या है, और पूर्ण तौर पे निश्चित रूप से कितने गांव हैं वो भारत में किसी को पता नहीं है। ये मैं प्रशासनिक डाटा को जानने के कारण कह रहा हूं।
और इसमें क्या है, ये ना होना ये बहुत बड़ी अनुकूल व्यवस्था है। किसके लिए? सेवाधारी लोगों के लिए। अगर एक गांव में 1 लाख का बजट होता है साल का, तो अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच का अंतर करेंगे तो कितने का बजट हो गया? हेलो सर, ये पिन कोड के हिसाब से 6.5 लाख शायद बोले। वो अलग अलग तरीके से, मैंने कहा ना, अलग अलग नीति से, अलग अलग एंगल से अलग अलग संख्या है। मनरेगा में अलग है, स्वच्छ भारत में अलग है, राइट। सरपंची में कितने हैं? सरपंची का अलग है, पंचायत। हाँ, सब में अलग है। परंतु उसमें क्या है, इस गैप से इतना बड़ा घोटाला किया जा सकता और किया जा रहा है, जिसके बारे में किसी को किनको पता है? कलेक्टर को पता है, चीफ सेक्रेटरी को पता है, पर वो कभी बोलेगा नहीं क्योंकि सभी उसके बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं। तो योजना बनाने वाले सबसे पहले लाभार्थी होते हैं। तो इन्होंने ये, आज भारत में गरीब से गरीब गांव हो, मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं। गरीब से गरीब गांव में कितना उत्पादन होता है? एवरेज एक गांव की जनसंख्या 4000 के करीब है, एवरेज, मोटा छोटा निकाल के। तो एक गांव की सारी जरूरतों को अगर रखे, रोटी कपड़ा और मकान की, तो गांव में कितना उत्पादन होता है गांव की जरूरत से? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, कितना उत्पादन होता है? हेलो। तो आज भी भारत का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां उसकी जो मौलिक वस्तु की जरूरत का 10 गुना से ज्यादा कम हो। तो भारत गरीब है कि समृद्ध है? हेलो। भारत गरीब है कि समृद्ध है? ये तब भी समृद्ध था, ये आज भी समृद्ध है। एग्जाम्पल के तौर पे 1947 में हम 33 करोड़ थे, आज हम 140 से 50 करोड़ के बीच में हैं। 42 में अकाल पड़ा, 15 करोड़ के करीब लोग मरे। ऐसा वो कहते हैं, ऐसा उनका मीडिया भी कहता है। और ऐसा जो अकाल था वो पंजाब में नहीं पड़ा था, वो बंगाल में पड़ा था। परंतु बंगाल में जो पड़ा था, और ये भी कहते हैं कि जब बंगाल में अकाल पड़ा तो उस वर्ष रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था, यानी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। उस समय विश्व युद्ध छिड़ चुका था और अंग्रेजों ने सारा का सारा अनाज इकट्ठा किया, ले गए अपने सैनिकों को खिलाने के लिए, और यहां लोगों को भूखा मर गए। और हमारे इतिहास के किसी इतिहासकार ने उसको, हम गांधी की बात करेंगे, जैसे कोरोना का सच किसी ने नहीं लिखा, जैसे कोरोना का सच किसी ने नहीं लिखा। यानी भारत में इतने बड़े बड़े क्राइसिस हुए हैं, असली क्राइसिस किसी ने नहीं लिखे। और जो टेम्परेरी घटना थी कि गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को ना अध्यक्ष नहीं बनने दिया, बस, राइट। गांधी करो या मरो बोलता था, मरो या मारो नहीं बोलता। मरो या मारो देता तो हम 42 में आजाद हो गए होते। इन बातों के ऊपर हम बहस करेंगे, पर 15 करोड़ लोग बिना भोजन के मर गए, उसकी कोई मार दिए गए, जानबूझ के सोच समझ के मार दिए गए। और जो लोगों ने उस समय मारे वो आज भी मार रहे हैं हमास को, ये वही लोग हैं, ठीक है। तो आपको काबा वालों को समझना है या चर्च वालों को भी समझना पड़ेगा? काबा वालों की चर्चा तो बहुत है, चर्च वालों की चर्चा कहीं नहीं है। तो आज अगर आपको भारत को समझना है तो चर्च वालों को, वहां चर्च धर्म के रूप में नहीं, वहां एक साम्राज्यवादी ताकत के रूप में उसको समझना पड़ेगा। वो धर्म का उससे लेना देना नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि गरीब से गरीब गांव में भी 10 गुना से ज्यादा उत्पादन होता था। वो सारा का सारा उत्पादन
गांव के लोग इस्तेमाल कर लेते थे, राइट। तो गांव का उत्पादन कैसे होता था? तो गांव में जो उत्पादन होता था, 10 गुना उत्पादन होता था, उसका हम क्या करते थे? हम उसको बेचते थे। हेलो, बेचते थे? क्या करते थे? तो किसान क्या करता था? अपने हिस्से का अनाज रख लेता था। तो बढ़ई को इतना जाएगा, सुनार को इतना ही जाएगा, जुलाहे को इतना जाएगा, ब्राह्मण को इतना जाएगा, गरीब को इतना जाएगा। अगर कोई गांव में स्त्री है, उसका कोई पालक पोषक नहीं है, तो उसको भी कितना जाएगा? उसका भी भाग तय था। यस और नो? और उसके बाद भी कितना बचता था? 8-9 गुना बचता था। और वो जो 8-9 गुना बच जाता था, उसका हम क्या करते थे? हम हर एक गरीब से गरीब परिवार अपने घर में बड़े बड़े कोठार रखता था। यस और नो? कितनों के घर में है आज भी? कितने साल का अनाज भरते थे? 2 साल का। केवल अनाज भरते थे? केवल अनाज भरते थे? मसाले, दालें, तेल, और क्या भरते थे? दाल चावल के अलावा और क्या भरते थे? अरे भाई, औषधियां भी भरते थे। यस और नो? औषधियां भी भरते थे। हम इतने समृद्ध थे कि हमारे हर घर में कम से कम 2 साल का अनाज, दवाइयां, शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित था। यस और नो? और फिर भी हमारे पास 7-8 गुना बचता था। उसका क्या करते थे? उसमें एक राजा का भाग दे देते थे। राजा कितना भाग लेता था? 5%, 10%, 20%, 20% तक लिया गया है। आमतौर पे 5 से 16% के बीच में रहता था। फिर भी क्या होता था? बचता था। राजा क्या करता था? उसको बेच खाता था। वो भी राज्य की सुरक्षा के लिए उसको कोष में कर लेता था। तो वो कोष तैयार रखता था। तो पूरे राष्ट्र, गांव का भी कोष तैयार है, घर घर का कोष तैयार है, गांव का भी कोष तैयार है, और राज्य का भी कोष तैयार रहता था। इसलिए हम समृद्ध थे। फिर भी बचता था कम से कम 5 गुना। उसका क्या करते थे? तो गांव में कुछ लोग आते थे, उस अतिरिक्त सरप्लस प्रोडक्शन को इकट्ठा करते थे। तो वो पड़ोसी राज्य में जहां उस तरह की फसल नहीं होती थी, वहां ले जाके उसको बेचते थे। पर वो बेचते किस में थे? कुछ लोग वस्तु में विनिमय कर लेते थे, और कुछ लोग वस्तु में मुश्किल होता था तो वो द्रव्य में, गोल्ड में, सोने में, चांदी में, उस समय अलग अलग तरह का विनिमय होता था। वो छोटा विनिमय होता था तो टके टके में होता था। कितनों ने टका देखा है? किन्होंने काना देखा है? किन्होंने पैसा देखा है? कितनों ने दमड़ी देखी है? तो हमारे पास इतना अधिक अनाज था, इतनी अधिक वस्तु थी कि इतनी छोटी पैसे की इकाई से भी हम खुश रहते थे। कितनों ने, आप में से कितनों ने पंजी देखी है? 5 पैसे, 1 पैसा भी देखा है। मैं पंजी इसलिए कह रहा हूं। और जब आप पंजी, आपको आपके घर में कोई मेहमान आ जाता था तो आपको क्या देता था? और हम क्या होते थे? खुश। और उसके क्या आते थे? 5 टॉफी आती थी। और कौन सी? डालीमा की। कितनों ने डालीमा की टॉफी खाई है? राइट। और कितनों ने ऑरेंज की टॉफी खाई है? और कितनों ने वो क्या होते हैं, वो फुग्गे होते हैं, पेपरमेंट भी खाते हैं। और फूकनी, वो कितने ने खाई है? और कितनों ने वो क्या बोलते हैं उसका, ऑरेंज। और कितनों ने वो क्या होता था, बर्फ का गोला खाया है, वो भी 5-6 रुपए का। तो आप कल्पना तो करो हम लोग कितने अमीर थे कि हमारी पंजी भी इतना उपलब्ध करवाती थी, क्योंकि पंजी का मूल्य लगाने के लिए उतने गुना उत्पादन होना जरूरी था। और वो उत्पादन हमारे गांव का हर गांव कर रहा था। 1 पैसा होता था छोटा, 1 पैसे की भी वस्तु आती थी जी। नया 1 पैसा, नया 1 पैसा भी होता था, फिर आना भी होता था,
फिर 25 पैसे को क्या बोलते थे? 4 आना। तो इतनी सारी यूनिट हमारे पास होती थी। वो हमारी, कुछ लोग बड़ी यूनिट के ऊपर गर्व करते हैं, हम छोटी यूनिट के ऊपर करते हैं, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर, पैसा निर्धारित नहीं करता, उत्पादन निर्धारित करता है। यस और नो? तो भारत की समृद्धि का राज भारत का पैसा है या उत्पादन है? तो हम उत्पादन की अर्थव्यवस्था है। फिर ये जो व्यापारी आता था, वो सरप्लस प्रोडक्शन ले जाता था। गांव में लेन देन होता था, वो पंजी में होता था, वो दुक्की में होता था, वो कान्ने में होता था, वो दमड़ी में होता था, वो 4 पैसे में होता था, वो 4 आने में होता था, इसमें होता था। बस इतना ही चाहिए होता है। यस, इसलिए ज्यादातर लोगों के पास घर में पैसा, तो हम गरीब थे या हमको जरूरत नहीं थी? तो अमीर होने का मतलब पैसे का ना होना है या पैसे की जरूरत ना होना है? तो अभाव से अभाव की जो मुक्ति है, कि हमें कोई अभाव ही नहीं है, ये अमीरी है भारत की। ये अमीरी है भारत की, ये समृद्धि है, ये समाज है हमारा, जो अंग्रेजों को नहीं समझ में आ सकता, जो आज के अर्थशास्त्रियों को, हमारे वर्मा जी कहते हैं, अनर्थशास्त्रियों को समझ में नहीं आता। या फिर ऐसा कह लीजिए उनको समझ आ गया। नहीं, उनको नहीं समझ में आया। अगर उनको समझ में आता तो उन्होंने भी समृद्धि से जीना शुरू कर दिया होता। उन्होंने नहीं किया, इसलिए नहीं समझ में आया। तो ये जो व्यापारी था, वो उसको जब दूसरे देश में लेके जाता था, तो उसको कभी चांदी के साथ, कभी सोने के साथ करता था। तो वस्तु जाती थी, ढाके की मलमल जाती थी, हमारे तराजू जाते थे, हमारे बर्तन जाते थे, हमारे हथियार जाते थे, हमारे मोती जाते थे, हमारे वस्त्र जाते थे, क्योंकि हर गांव में हर चीज का उत्पादन था। हर गांव में हर चीज का उत्पादन था, क्योंकि खेती तो सिर्फ और सिर्फ 10% लोग करते थे, 90% लोग तो किसी ना किसी इंडस्ट्री में थे। हर घर में कोई ना कोई इंडस्ट्री थी, हर घर में कोई ना कोई कला और उत्पादन था। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की समाज व्यवस्था है, ये भारत की अर्थव्यवस्था है। अब वो जो व्यापारी उसको लेके गया, वो वहां को वस्तु देके आया, पर वहां से क्या लाया? सोना और चांदी। अगर भारत को आप देखें तो पूरे भारत भूभाग में सोने की खाने केवल गोलकुंडा में थी, और वो भी, उसको भी खत्म हुए कई सेंचुरीज हो चुकी। तो फिर भी भारत में इतना सोना कहां से आया? कितने मंदिर आज भी भरे पड़े हैं, चाहे पद्मनाथ भरा हो, चाहे पुरी का भरा हो, चाहे कितने भी मठ हैं, ठीक है। आज भी अंग्रेजों ने गिनती कर रखी है कि 2000 साल हो गए इस देश को सोना लूटते हुए, पर यहां का सोना खत्म नहीं हो रहा। और अभी जो अंतिम सोना बाकी है, उसकी गणना कर रखी है, 25,000 टन अभी भी बाकी है। अमेरिका के पास 8,120 टन है, इंग्लैंड के पास 5700 टन है, रशिया के पास लगभग 4000 टन है, और इन सब का टोटल कर लिया जाए, उससे 3 गुना भारत में है। आया कहां से? आया कैसे? इसलिए आया कि जब ये व्यापारी चलते थे, ये पूरी दुनिया में व्यापार करते थे, और वहां से व्यापार से सोना लाते थे, और उस सोने का वो क्या करते थे? उस सोने से ये निर्माण कला करते थे, वो मंदिरों में जमा करते थे। इसलिए भारत का जो सारे के सारे सोने के भंडार हैं, वो राजाओं के पास नहीं हुआ करते थे, यहाँ के मंदिरों के पास होते थे, क्योंकि हमारे बैंक हमारे मंदिर थे। इसलिए जब मंदिर तोड़ा जा रहा है, वो मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा, बैंक लूटा जा रहा है। क्योंकि आधी बात बताएंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हिंदू राजा भी दूसरे राज्य में जाके हिंदू मंदिरों को तोड़ा और लूटा करते थे। शिवाजी ने भी कुछ तोड़े हैं, परंतु वो मंदिर के लिए नहीं, किसके लिए? प्रजा के लिए। क्योंकि वहां क्या है? धान्य है, धन और धान्य दोनों स्टोरेज है, वो बैंक है। मंदिर की आड़ है, बैंक है वहां पे। तो वो जो पूरी दुनिया का जो दौलत है,
वो इस देश को, पूरी दुनिया को लूटे बिना, तोड़े बिना, नरसंहार करते हुए, उनको समृद्ध देते हुए, उनकी वस्तु, जिनकी उनको जरूरत है हम उनको दे रहे थे, और जिनकी हमको जरूरत थी हम ला रहे थे। तो ये जो सह अस्तित्व का, संतुलन का, सहयोग का, इस तरीके से भारत ने आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो चाहिए था वो हमको मिल रहा था, और भारत का मान सम्मान भी लगातार बना रहा। राइट? ये व्यवस्था थी, और इस व्यवस्था को कोई अंग्रेज, इस व्यवस्था को कोई मंगोल नहीं तोड़ पाया, कोई मुसलमान नहीं तोड़ पाया, कोई मक्का मदीने वाला नहीं तोड़ पाया, कोई शक हूण कशान नहीं तोड़ पाया। ये व्यवस्था कब टूटी? जब अंग्रेज, और जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने भारत में क्या तोड़ा, और अंग्रेजों के आने के बाद भारत ने क्या खोया। और जो काले अंग्रेज आए, जो 1947 में आए, कभी धर्म निरपेक्षता के नाम पे आए, कभी मुस्लिम अपीसमेंट के नाम पे आए, कभी मंडल के नाम पे आए, कभी कमंडल के नाम पे आए, कभी हिंदू धर्म के नाम पे आए, कभी विश्व गुरु के नाम पे आए। इनके आने से भारत ने क्या खोया और क्या पाया, उसका विवेचन करना, उसको समझना जरूरी है। और जनता सरकार मोर्चा इन सब आंशिक कारणों के पीछे जो दूरगामी और दीर्घगामी और गहरा षड्यंत्र है, उसको समझ के ने का काम करता है। क्योंकि अगर हम उसको नहीं समझेंगे, ऊपरी ऊपरी मंदिर में, मस्जिद में, लफ्ज जिहाद में उलझे रहेंगे, तो क्या होगा? आपकी बर्बादी कभी खत्म नहीं होगी। जीतू भाई, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूं, सेशन ले रहा हूं। आपकी बर्बादी, हमारी बर्बादी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि 1757 में भारत की जीडीपी 24% थी दुनिया का, जहां आज अमेरिका है। 1890 में भी 24% है, जब अमेरिका अभी पावर भी नहीं बना उस 1890। 1922 में भारत दुनिया की तीसरी से चौथी अर्थव्यवस्था है। कब? 1922 में। 16 अगस्त 15 नहीं, 16 अगस्त 1947 को भी भारत दुनिया की 5वीं छठी अर्थव्यवस्था है, जिसका आज हम दम भर रहे हैं 16-17% के साथ। तब भी भारत 16-17% है। अंग्रेजों ने कितने साल लूटा? परंतु 15 अगस्त 1947 को एक ही दिन में भारत की जीडीपी 16% से गिर के 0.3% तक रह गई। उसके बाद हमको 1962 तक अनाज बाहर से मंगवाना पड़ा। 71 में 65-66 में शास्त्री जी को कहना पड़ा जय जवान जय किसान, कि आज हम अनाज बाहर से नहीं मंगवाएंगे, भूखे रह लेंगे परंतु किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। तब भारत ने टर्न अराउंड किया। आज हम 150 करोड़ है, तब हम 33 करोड़ का पेट भरने लायक नहीं थे, आज हम 150 करोड़ है। और हमारे 5 साल पहले तक, आज नहीं,
आज 5 साल पहले तक हमारे अनाज भंडार में 150 करोड़ लोगों के लिए 2.5 साल का अनाज सुरक्षित था। अभी हमने टर्न अराउंड किया नहीं है, करना शुरू किया है। आज हम दुनिया की चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था हैं, सिर्फ 3% के साथ। कितनी है आपकी जीडीपी? आपको यह तो बताया जाता है भारत दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था हो गया, आपको यह नहीं बताया जाता 3% हो। पॉपुलेशन 15% है, यानी 15 लोगों को दुनिया की 3 ही रोटियां उस पर गुजारा करना पड़ रहा है, और हम उसको वर्चस्व नहीं है, और हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उसमें से 4 ट्रिलियन 10 लोगों के पास, और 4 ट्रिलियन केवल 10 लोगों के पास है। तो भारत नहीं अमीर हो रहा है, भारतीय नहीं अमीर हो रहे हैं, केवल 100 लोग अमीर हो रहे हैं। भारत का 80% प्रॉफिट केवल 10 कंपनियों के पास है, और उनमें से एक भी वो नाम का भारतीय है, वो कब उड़ जाएगा झोला उठा के, आपको भरोसा नहीं है। इस पूरे के पूरी बात को जितना बड़ा खतरा, इसके साथ मैं आज का सेशन खत्म करता हूं, जितना बड़ा खतरा मुगल नहीं थे, मंगोल नहीं थे, शक नहीं थे, हूण नहीं थे, कुषाण नहीं थे, जितना बड़ा खतरा महाभारत काल में नहीं था, जितना बड़ा खतरा दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं था, उससे भी 1000 गुना बड़ा खतरा आने वाले 2 से 5 साल में भारत में के सामने मंडरा रहा है। क्योंकि भारत की जिस व्यवस्था से भारत दुनिया में अपने पांवों पे अपनी अस्मिता के साथ, अपनी धार्मिकता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने स्वावलंबन के साथ, अपनी गरिमा के साथ खड़ा रहा है, उस व्यवस्था के जो चंद हिस्से बचे हुए हैं वो भी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। राइट? तो अब हम सबको, अगर हम भारतीय हैं, तो उनको पहले समझेंगे वो कौन से हिस्से हैं जो बचाने लायक हैं, जो हमको भारतीय बनाते हैं, जो हमको विश्व गुरु बनाते थे, जो हमको समृद्ध बनाते थे, जो हमको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, न्याय में, धर्म में, चिकित्सा में दुनिया का मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करते थे, वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। क्योंकि वो नहीं बचा तो भारत नहीं बचेगा, केवल इंडिया बचेगा। आपको इंडिया चाहिए या भारत चाहिए?